बिहार की राजनीति में इस समय काफी कुछ चल रहा है और सभी की नजरें इस वक्त नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं, क्योंकि नीतीश कुमार मौन हो गए हैं। बिहार की राजनीति में ये बात मशहूर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जब अस्वस्थ होते हैं या मौन होते हैं, तब तब सूबे की सियासत करवट लेती है और एक बार फिर नीतीश मौन साधे हुए हैं। और लालू यादव भी ये बात दावा करते हैं कि नीतीश अगर मौन ले रहे हैं तो समझ लो कुछ बड़ा होने वाला है, वो कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। और उनके बड़े फैसलों में से जो सबसे बड़ा फैसला होता है वो यही होता है कि कहीं वो पलटी तो नहीं मारने वाले। इसलिए जैसे ही नीतीश कुमार ने मौन धारण किया और खबर फैलाई कि वो बीमार हो गए हैं, बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। तो सवाल उठ रहे हैं, क्या नीतीश नाराज हो गए हैं? क्या अमित शाह के बयान ने नीतीश को नाराज और परेशान दोनों कर दिया है? क्या बीजेपी ने भांप लिया है कि नीतीश की नाराजगी अब बढ़ती जा रही है? तो आखिर क्यों बार बार बदल रहे हैं बीजेपी नेता अपना बयान? इन तमाम सवालों के जवाब हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में जानने की करेंगे कोशिश। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 2025 के आखिर में या फिर बीच में बिहार में विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं। वैसे होने तो आखिर में चाहिए, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अभी उत्साहित है महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजे देखकर, उसको देखकर यह माना जा रहा है कि शायद वो समय से पहले चुनाव करा भी सकती है। और नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि बिहार में इस बार समय से पहले चुनाव करा लिए जाएं। अब जब चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ा है तो एक सवाल तेजी से उठने लगा है, वो ये कि बिहार चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा। यानी एनडीए पर यह सवाल अब उठ रहा है और इस सवाल पर बीजेपी कभी हां कह रही है तो कभी ना करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, बिहार एनडीए में कोई बवाल नहीं मचा हुआ है, नीतीश कुमार नाराज नहीं है, नीतीश के मन में कोई शंका नहीं है, कोई सवाल नहीं है, यानी सब कुछ ठीक है, सब कुछ बराबर स्थिति में है, सभी के बीच सामंजस्य है। लेकिन जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं उससे यह साफ है कि बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल इस खबर ने और इन कयासों ने तब ज्यादा जोर पकड़ लिया जब सीएम नीतीश कुमार बिजनेस कनेक्ट में नहीं पहुंचे। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी अधिकारी उनका इंतजार करते रहे, लेकिन ना तो विभागीय मंत्री पहुंचे और ना ही नीतीश कुमार पहुंचे और आखिरकार अधिकारियों को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। लेकिन नीतीश कुमार के बिजनेस कनेक्ट में ना पहुंचने से जानकारों के कान जरूर खड़े हो गए। चर्चा होने लगी कि आखिर नीतीश के मन में चल क्या रहा है। कहीं नीतीश मौन धारण करके कोई प्लान तो नहीं बना रहे हैं? कहीं नीतीश पाला बदलने का प्लान तो नहीं बना रहे हैं? क्या नीतीश ने पाला बदलने का मन बना तो नहीं लिया है? और जैसे ही बीजेपी को ऐसा लगा, पूरी पार्टी अब नीतीश को साधने में एक बार फिर से लग गई है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके लिए पिछले कुछ दिनों में तेजी से जो बिहार में घटनाक्रम बदला है उसे समझना पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र के चुनाव के भी नतीजे आए और उसमें भी एनडीए की ही सरकार बनी, जिसकी उम्मीद खुद बीजेपी को नहीं थी। उतना अच्छा नंबर बीजेपी को मिला और इसी के बाद से बीजेपी का आत्मविश्वास एक बार फिर बढ़ गया है। जबकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही थी, सहयोगियों को माई बाप समझ रही थी, सहयोगियों की सारी बातें मान रही थी और सहयोगी भी, खासकर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, अपने समर्थन की कीमत वसूलने से पीछे नहीं हट रहे थे। हर कुछ दिन में दोनों ही दिल्ली पहुंच जाते थे और दिल्ली दरबार में अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट जो मांगों की होती थी वो थमा देते थे और बीजेपी उसे पूरा भी कर रही थी, क्योंकि करना जरूरी था। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के नतीजे आए और वो भी बीजेपी के पक्ष में आए, बीजेपी एक बार फिर सहयोगियों पर हावी होने की कोशिश करने लगी, जो बात नीतीश को गवारा नहीं हो रही थी। खासकर जब नतीजे आए तो शिंदे को सीएम नहीं बनाया गया और बीजेपी ने फडणवीस को सीएम बना दिया। अब इस चीज ने, बीजेपी के इस प्लान ने नीतीश की टेंशन ज्यादा बढ़ा दी, यानी नीतीश और ज्यादा टेंशन में आ गए। और तो और राजनीति के गलियारों में यह सवाल भी तेजी से उठने लगा कि कहीं नीतीश के साथ भी बीजेपी ऐसा ही खेल तो नहीं कर देगी जो शिंदे के साथ किया। नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा नीतीश के और जब बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, एनडीए सत्ता में आ जाएगा, तो कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा किसी और को। अब नीतीश भी जब टेंशन में आए तो उन्होंने भी बीजेपी से दूरी बनाना शुरू कर दिया, अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए और बीजेपी को यह संकेत दे दिए कि वो नाराज हो गए हैं। लेकिन बीजेपी ने नीतीश को कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि बीजेपी तो आत्मविश्वास से भरी हुई है और पार्टी अपने काम में लगी रही। इसी बीच नीतीश की बेचैनी तब ज्यादा बढ़ गई जब अमित शाह का एक बयान भी आ गया। दरअसल अमित शाह से एक सवाल किया गया था कि क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा।
इस पर अमित शाह ने कहा कि देखिए, इस तरह का मंच पार्टी के डिसीजन लेने के लिए या बताने के लिए नहीं होता है। मैं पार्टी का डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं। पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। इसके बाद आपको जानकारी दे दी जाएगी। और जैसे ही अमित शाह का यह बयान आया, इसके बाद तो नीतीश के साथ पूरी जेडीयू में खलबली मच गई। लेकिन बीजेपी की तरफ से इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। उल्टा ईडी के सहारे से नीतीश को और कमजोर करने की कोशिश की गई, क्योंकि ईडी ने नीतीश के करीबी संजीव हंस के ठिकानों पर छापेमारी कर दी, जिसको लेकर जानकारों ने कहा कि यह छापेमारी बीजेपी के इशारे पर हुई है। जांच एजेंसियों के सहारे बीजेपी नीतीश के तेवर नरम करना चाहती है, क्योंकि नीतीश पिछले दिनों लगातार ये दावा कर रहे थे और बीजेपी आलाकमान को यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार बड़े भाई की भूमिका में बिहार में वो रहेंगे। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती थी। और इस बार जब संजीव हंस के घर पर छापेमारी हुई तो बीजेपी को ऐसा करना भारी पड़ गया। और इसकी वजह बीजेपी का सिर्फ ये दांव नहीं रहा, बल्कि अमित शाह का एक बयान भी रहा, क्योंकि इस घटनाक्रम के बीच में अमित शाह ने अंबेडकर पर एक विवादित टिप्पणी कर दी और शाह की इस टिप्पणी ने बीजेपी को बुरा फंसा दिया और नीतीश को एक बार फिर इंडिया की तरफ से खुला ऑफर मिल गया, क्योंकि संयोग से केजरीवाल की चिट्ठी नीतीश को मिली और जिसमें केजरीवाल ने साफ साफ सवाल कर दिया कि क्या आप जो भीमराव अंबेडकर का जो अपमान बीजेपी की तरफ से और शाह की तरफ से किया गया है, क्या आप इस अपमान का समर्थन करते हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो अब आपको बीजेपी का साथ छोड़ने पर विचार कर लेना चाहिए। अब इधर केजरीवाल की चिट्ठी पहुंची, उधर नीतीश ने कह दिया कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। अस्वस्थता के कारण उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और इसी कार्यक्रम में था निवेशकों की बड़ी बैठक होने वाला बिहार कनेक्ट। उसमें भी नीतीश कुमार को शामिल होना था और राजगीर जाना था, लेकिन वो नहीं जा पाए, या कहें कि वो गए नहीं। केजरीवाल की चिट्ठी पर उनकी तरफ से कोई बयान तो नहीं आया। हालांकि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का अमित शाह के पक्ष में एक बयान जरूर आया, जहां ने कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न देकर उनका अपमान किया, पर नीतीश कुमार इस पर कुछ नहीं बोले, जबकि केजरीवाल ने सवाल तो नीतीश कुमार से किया था और नीतीश कुमार की इस मसले पर चुप्पी से सस्पेंस बन गया। कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि अमित शाह के दोनों बयानों से नीतीश कुमार आहत हैं। पहला ये कि नेतृत्व को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया और दूसरा अंबेडकर को लेकर जो उन्होंने विवादित टिप्पणी कर दी है। इसके बाद तो सारा खेल ही पलट गया और अब बीजेपी एक बार फिर नीतीश के दबाव में आ गई है। प्रदेश स्तर के भाजपा नेता कभी कहते हैं कि विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो कभी ये कहकर चौंका देते हैं कि इसके बारे में फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। शाह के बयान के बाद से ही बिहार जेडीयू में बेचैनी दिखाई दे रही थी और इसे दूर करने के लिए बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पटना में उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर हुई एनडीए की बैठक में कहा कि नीतीश कुमार सीएम हैं और उनके नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इसके बाद यह माना गया कि बीजेपी ने अंबेडकर विवाद के बीच नीतीश के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं और शाह ने जो बयान दिया था उस पर बिहार बीजेपी ने सफाई भी दे दी है। लेकिन बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अपने बयान पर 24 घंटे तक भी नहीं टिक पाए और उन्होंने पलटी मारते हुए कहा कि सीएम पद पर फैसला करने के लिए वो योग्य व्यक्ति नहीं है। बिहार में कौन सीएम होगा ये हाईकमान तय करेगा। अब जायसवाल के इस बयान से ये साफ माना गया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कुर्सी संकट में फंस गई है और बीजेपी आलाकमान के दबाव में या फटकार के बाद दिलीप जायसवाल ने अपना बयान पलट दिया है। लेकिन इसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का फिर बयान आ गया। उन्होंने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए दो टूक अंदाज में कहा कि एनडीए गठबंधन में बिहार चुनाव को लेकर कोई भ्रम नहीं है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ही नेता हैं और आगे भी वो ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरों पर ही एनडीए गठबंधन विधानसभा चुनाव लड़ेगा। सम्राट चौधरी ने इसके साथ ये भी कहा कि साल 2020 में भी हम लोगों ने घोषणा करके चुनाव लड़ा और आज तक हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही माना है। आगे भी पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। यानी नीतीश के तेवर देखकर दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई। बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिल्ली तलब किए गए और बिहार मामले को लेकर ही इस बैठक में चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावा तमाम कोर कमेटी के सदस्य दिल्ली पहुंचे और इसके बाद सम्राट चौधरी का बयान आता है जो ये समझने के लिए काफी है कि नीतीश ने बीजेपी को समझा दिया है कि बिहार में तो नीतीश की माननी ही पड़ेगी।
और बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच दिल्ली में भी सियासी पारा चढ़ गया। जिस तरीके से अंबेडकर को लेकर बवाल खड़ा हुआ है और नेतृत्व को लेकर गोल मटोल जवाब दिए जा रहे हैं, वैसी स्थिति में जदयू खेमे में नाराजगी साफ दिख रही है। इसके अलावा नीतीश कुमार दिल्ली विधानसभा सीट में भी अधिक सीट चाहते हैं। नीतीश कुमार दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो कामयाब होते भी अब दिख रहे हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।